and see to it that the eligible people, they also volunteer to take the vaccine. Sri Om Prakash Mathur. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई बांध के पुनर्भरण के विषय में आपके विषय में रखना चाहता हूं। महोदय, ये बांध 1957 में बनके तैयार हुआ और 1957 के बाद हम लोगों ने प्रयत्न करके उसको और फुलफिल करने के लिए छोटे डैम और बनाए, लेकिन फिर भी इतने वर्षों में मात्र ये 8 से 10 बार भरा है। लगभग 33-40 गांवों की 40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन इससे इरिगेशन हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने सरकार बनते ही जल शक्ति मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बनाया और स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पानी पीने का मिले, इसकी चिंता करके बहुत बड़ा बजट भी उसमें एलोकेट किया। लेकिन इस बांध की ओर से हम डे टू डे ड्रिंकिंग वाटर के गांव तो बढ़ाते गए, लेकिन इसमें जो पुनर्भरण की योजना है उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। 1917 में इसकी डीपीआर भी बनी। साबरमती का जो वेस्ट पानी है, जो हर साल कम से कम 10 गुना पानी वेस्ट जा रहा है, उस पानी के लिए हमने मांग की कि वो पानी जवाई बांध में लाया जाए। हम उसकी डीपीआर भी लगभग बनी, 12 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हुए, लेकिन आज तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा आपसे माध्यम से सरकार से यही कहना है कि CWC की मीटिंग में इसकी ओर चिंता की जाए, क्योंकि ये अगर जवाई बांध हमारे पश्चिमी राजस्थान में पूरे मारवाड़ की लाइफलाइन है। आज़ादी के पहले इसका निर्माण शुरू हुआ, 1957 में ये पूरा बना और हम गांव तो जोड़ते जा रहे। अब लगभग 40 गांवों के 10 लाख से ज़्यादा आबादी इससे ड्रिंकिंग हो रही है। अभी अभी स्टेट गवर्नमेंट ने और केंद्र गवर्नमेंट के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय ने और इसमें 500 गांव जोड़े, लेकिन किसानों की धरती आज भी खाली सूखी रह जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जवाई पुनर्भरण की योजना को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बड़ी योजना है, 6000 करोड़ से ज़्यादा की योजना है, इस योजना की चिंता करके इसको शुरू करें, इतना मेरा आपसे निवेदन है। राजू सातव एसोसिएट वाले नाम भेजना। सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान यहाँ पर देने के लिए मुझे आपने परमिशन दी। सभापति महोदय, ओबीसी की जनगणना का मांग बहुत सालों से है। मुझे याद है कि जब लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे जी थे, उन्होंने भी इस मांग को बहुत ताकत से उस वक्त उठाया था। सरकार जब जानवरों की जानवरों की गणना कर सकती है, पेड़ों की गणना कर सकती है, तो समाज के इस महत्वपूर्ण घटक ओबीसी की जनगणना के बारे में सरकार ने 2018 में भी आश्वस्त किया था कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। 2019 में भी सरकार ने इसको फिर से कहा था कि हम इस जनगणना के दिशा में जा रहे हैं, और अभी जो देखा गया है तो ओबीसी का कॉलम उसमें से हटाया गया है और ओबीसी को सही लाभ अगर देना है तो उनकी जनगणना होगी तो ही सही मायने में कितना लाभ मिल रहा है, कितना लाभ नहीं मिल रहा है, इसके बारे में सरकार भी पहल कर सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह है कि ओबीसी की जनगणना के बारे में सरकार ने तुरंत इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। एसोसिएट वाले नाम भेजना। श्री GVL Narasimha Rao. Thank you, Chairman Sir, for the opportunity. I have been a member of the Spices Board, elected from this August House, and also I've been working as chairman of the Chile Task Force, whose mandate is to understand the problems faced by the chili exporters and chili farmers. I'd like to first of all congratulate the government, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for having given huge thrust to agricultural incomes, farmer incomes, and also farmer agricultural exports. Even during the COVID period, during the 9 months in 2020, our spice exports have increased. Spices exports have increased by 20%, despite the challenging times, which is a very, very welcome move, and I'd like to congratulate the Honorable Prime Minister for this. I have interacted with several exporters over the last a few months, and many of them have cited some problems which really which create difficulties for them. And I would like to draw the attention of the Ministry of Commerce and also the Ministry of External Affairs. Many of them encountered difficulties with regard to the settlement of payments, as some unscrupulous people in some countries create difficulties. So they need
at least in those cases where they have genuine difficulties, the Ministry of External Affairs and the concerned missions in the respective countries should come forward to lend assistance to them by way of settling disputes as per the local mechanism in the respective countries. Similarly, exporters, in some countries, there are restrictions imposed on imports. For instance, in Sri Lanka last April, they suddenly banned import of spices. And 56 containers of turmeric have already reached the Colombo shores. And they have been stuck at the Colombo port for a very long time. They have not been exporters have really not got the payments for their delivery. And there has been a huge shortage of turmeric in that country and creating a lot of hike in prices. So I think intervention at the right level could help exporters receive payments and in turn help farmers. Also, Mexico, which is a significant major consumer of chilies, imposes Sagarpa inspection restrictions on the Indian side. Whereas similar inspection on the export side is not imposed on China. So this kind of double standards, I would say, actually deprives our farmers of getting the right value for their produce and deprives exporters to export to a high value market like Mexico. Therefore, I request both the ministries to take note of this and set up help desks in every mission where our exporters can go for a redress of their problems related to payments. Thank you, sir. Sri Sujit Kumar. Thank you, sir. Sir, cancer has become a major health concern in our country. In fact, it is the second major cause of death after heart disease. And we all know loved ones, whether a friend or a family member, who has succumbed to cancer or is suffering from cancer. Sir, according to the National Cancer Registry Program report released by ICMR, conservatively about 15.7 lakh cases of cancer are there in our country. And by 2025, 7 lakh new cases will be added every year, and 6 lakhs deaths due to cancer will be there in the country. These are shocking numbers, sir. And it affects all segments of society, and disproportionately impacts people belonging to the lower socioeconomic strata, who are at considerable disadvantage in the access to public health services and in access to cancer drugs. Sir, the proportion of expenditures directly paid by the patient with a lower median income is much higher, and in many cases it approaches the entire monthly income of the family, sir. Sir, the worst part is cancer drugs are of recurring nature and one has to buy it every month. Sir, while the Government of India has taken several initiatives for the welfare of cancer patients, including schemes like Rashtriya Arogya Nidhi, State Illness Assistance Fund, there is an urgent and clear need to lower cancer drug prices in our country, sir, to keep these life-saving drugs available and affordable to patients belonging to the poor segment of society, especially in this COVID scenario. Sir, one of the identified ways to reduce the cancer drug prices is through reduction of the GST on cancer drugs. Sir, one honorable member had already raised this issue in the monsoon session, but because of the importance of the matter, I felt the need to raise it again, sir, and thank you for the opportunity to allow me. Sir, before the GST regime, cancer drugs were exempted from excise, customs, and VAT in most of the states. But today, in the GST regime, most of the drugs used for cancer treatment is categorized in the 12% GST slab. As per an industry report estimate, the revenue earned by Government of India through 12% GST on cancer drugs is approximately 582 crore. Sir, you will agree with me that if we calculate the burden on the country's public healthcare due to the unaffordability of cancer treatment, it would be several times more than this revenue of 582 crore which the government earns. Moreover, it has a cascading effect on the economy of the country also, sir. Sir, just 10 seconds, sir. Sir, if government can keep the GST on COVID vaccine at 5%, why can't it reduce the GST on cancer drugs also, sir? Sir, so through you, I would request the GST Council to consider the just demand of reducing the GST on the cancer drugs, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Associate. Srimati Seema Dwivedi. आज मैं सदन के बारे में एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ मान्यवर। अरे आप इधर आओ ना। शिक्षा से जुड़ा हुआ है और
इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है माननीय। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने माननीय मानव संसाधन मंत्री जी को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का जिन्होंने काम किया है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मान्यवर, वर्ष 2020 कोरोना काल में सारे स्कूल कॉलेज लगभग प्रायः बंद रहे और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, नर्सरी के हैं, उनकी तो क्लासें ऑनलाइन चली। लेकिन मान्यवर, एक ऐसा वर्ग DLED जो कि शिक्षा देने का, शिक्षित होने का जो ट्रेनिंग लेता है, कोरोना काल में उनकी प्रवेश परीक्षा न होने के नाते वो वंचित रह गए मान्यवर। और मैं कहना चाहूँगी कि वर्ष 2020-21 में देश भर के सरकारी व गैर सरकारी सभी कॉलेज बंद रहे। विद्यालयों के बंद रहने का असर शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के जीवन पर पड़ा। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत विद्यालयों में सत्र 2020-21 जो लगभग शून्य हो गया है, इन सत्र को शून्य हो जाने से पढ़ने वाले छात्रों और जो प्रशिक्षण लेने वाले टीचर हैं, उनकी सामने बहुत समस्या पैदा हो गई है। माननीय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो 21-22 का वर्ष होगा, उसमें 20 और 21 जो शून्य लगभग हो गया है, उसके लिए अलग से अनुमति प्रदान की जाए। मान्यवर, यह भी उल्लेखनीय होगा, अगर 20-21 को हम अलग से दे देते हैं 21-22 के लिए, इस पर सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय बोझ नहीं आने वाला है। आप सर कल्पना करिए कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जिनको सरकारी वेतन नहीं मिलता, जिनको बच्चों के मिलने वाली फीस से ही वेतन मिलता है, अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो फीस नहीं मिली, और अगर फीस नहीं मिली तो उन टीचरों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। मैं सरकार को इस बात के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ कि एकदम से क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 20-21 में एडमिशन नहीं हुए DLED कॉलेजों में, उनके एडमिशन के लिए 21-22 का जो एडमिशन होगा वो तो होगा, लेकिन जो 20-21 में एडमिशन नहीं हुआ है, उसको 21-22 में अलग से इंक्लूड किया जाए। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। श्री भूपेंद्र यादव। सम्मान्य सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आर्टिकल 21 में हमने सभी नागरिकों को यह आश्वस्ति दी है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ। हमारे देश में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट भी है और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के रूल 419 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का बिना नियमों के अंतर्गत टेलीफोन टेप नहीं किया जा सकता। महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं। मैं 6 करोड़ राजस्थान के नागरिक, वहां की मीडिया, वहां के विपक्षी दल और उसके साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का दर्द बयान करना चाहता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री के OSD के द्वारा उनका ऑडियो टेप किया गया, और न केवल टेप किया गया, ये संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है और उसका ऑडियो लीक भी किया गया। ये कैसा शासन हम इस देश में चलाना चाहते हैं? करेंगे, मुझे बोलने देंगे। आखिर देश के नागरिकों के टेलीफोन किस प्रकार से? भूपेंद्र जी, मैं राज्य का विषय नहीं उठा रहा हूं, मैं भारत कोई के किसी नागरिकों के का ऊपर विषय आरोप नहीं करना। भारत के नागरिकों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं। प्लीज सिट डाउन। नागरिकों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं। नो एलिगेशन, नो एलिगेशन, नो एलिगेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। No allegation against any state government or State central government will not go on record. I have already said it. Even now also the Sir, same मैं rule स्वीकार applies. करता हूं। So you you make a general mention Sir, and then bring out. माननीय सभा, Please, Deependra ji, this is not your duty. This is not your duty. माननीय सभापति, I am there. ये टेंडेंसी है लोगों को, ये टेंडेंसी है लोगों का। माननीय सभापति जी, मैं स्वीकार करता हूं। माननीय सभापति जी, आपका निर्देश है, अगर किसी के खिलाफ अगर किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत मेरी तरफ से टिप्पणी है तो मैं विड्रॉ करता हूं, लेकिन मैं आपका ये प्रोटेक्शन तो चाहता हूं कि राजस्थान की 6 करोड़ जनता, वहां की लोकतंत्र, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहां के कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता हैं, उनके सार्वजनिक
उनकी निजता, इसका जो अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत दिया गया है, उसको किस प्रकार से खंडित उन्होंने किया जा रहा आरोप किया ना, मैं वो ये कर रहे पूछना चाहता हूं कि इस मेंशन देश कर में रहे हैं, हर असंतुष्ट नागरिक को रेखा का फोन सम्मानपूर्वक क्या हुआ, जीवन जीने का अधिकार है। जिस प्रकार के देश भर में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और कांग्रेस की सरकारों के द्वारा जिस प्रकार के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं, मेरा ये मानना है माननीय सभापति महोदय, आप इसमें कम से कम सब लोगों को प्रोटेक्शन दें। और Sir, Right. See, you have to associate. You can't speak. You have already spoken. sir, You I associate. Praise. बैठ के बोलने से क्या? Sir, it's a I have already said no allegation against any government, state or center or party will go on record. What he mentioned, you have not heard me. You are arguing with me. He was only mentioning a fact that dissidents of a particular party, they were complaining. He did not make an allegation. If he makes an allegation, it will not go on record. Srimati Mamata Mohanta, sir. Mamata Mohanta, please, बैठ जाए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. You have to associate. You have to associate. आरोप प्रत्यारोप रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, टीवी में नहीं दिखाना, गला खराब होगा दोनों का. तो मैं सुझाव देता हूं, आप लोग इसको समय को सदुपयोग करिए. You have to associate. Right. श्रीमती ममता मोहंता, केवल आपका गला खराब नहीं हो रहा, मेरा गला के ऊपर भी इसका असर पड़ा. महोदय, आपने श्रीमती ममता मोहंता. धन्यवाद सभापति महोदय, आपण मते एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे कहबार सुजोग देइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछि. मु मो राज्य ओडिशार अधिकांश ग्रामांचल रे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट विषय रे दृष्टि आकर्षण करबा पई चाहूछि. महोदय, ओडिशा रे 30 टी जिला ओडिया में बोल रहे हैं. हाँ. जी हेलो. महोदय, ओडिशा रे 30 टी जिला सेथिमध्यरु अधिकांश जिल्ला रे नेटवर्क रो समस्या रहुछि. सबुठु बड़ जिल्ला लोक संख्या एवं भौगोलिक दृष्टि मयूरभंज जिला. सार वर्तमान समय रे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे. इंटरनेट जोठी नाही सेठारे विकास नाही. महोदय, कोरोना जोगु देशर सबुआडे विद्यालय मानकरे ऑनलाइन क्लास हेउछि, ओडिशा रे मध्य ताहा हेउछि. किंतु दुखर विषय ओडिशार अधिकांश जिल्ला रे नेटवर्क रो समस्या रहुछि. सार, मो जिला मयूरभंज रे अधिकांश ब्लॉक रे विभिन्न गाँव रे नेटवर्क रो समस्या अछि. एमिति कि मो निज ग्राम पंचायत एनबी पोखरियार कौनसी गाँव रे नेटवर्क रो नाही. मते बा मो गाँ लोकन को 3 ରୁ 4 किलोमीटर जीवा पई पड़े फोन रे कथा बा पई अथवा जे कौनसी ऑनलाइन काम करिवा पई. तेणु डिजिटल रो कथा कहूथिबा मान्यवर प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करुछि यथाशीघ्र यार पदक्षेप नहीं मोबाइल टावर स्थापन कले मु उपकृत हेबा सहित जनसाधारण उपकृत हेबे. धन्यवाद. धन्यवाद जी. अपना मातृभाषा से उत्तम कह दे. श्री एडी सिंह जी. Honorable Chairman, sir, this is regarding the immense pressure that the judiciary in Bihar is facing at the moment because of the unintended consequences of the state policy on prohibition has impacted the judiciary in a very negative manner. The impact of the state finance is all known. As on February of this year, 290,000 cases are pending in the lower court. 5,600 cases are pending in the High Court for bail. It's all related to prohibition. Now, the delay in judicial decisions has a very bad impact on the society, on the law and order situation, on people losing faith on the system, on growing despair and desperation by the people of Bihar. Land disputes, dacoities, robbery, other caste and other crimes are neglected, and the criminals are having a field time. Please, see,
The point is, I'm not pointing anything to the state government. A.D. Singh ji, prohibition has been suggested, so you can only talk about the cases. So how did you allow Rajasthan then, sir? Where? The same principle UP is the What is the principle? you allowed Rajasthan. What is the principle? I am not able to understand. I am not allowing Rajasthan or this. I did not say anything. If some member says something in between, Honorable am I Chairman, here sir, I to? have not cast any aspersions on the Right? government. No, no, you, My words you are very come to clear. your own problem. Unintended Please. consequences. Please, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं सर, वो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों खड़े हो? मैं भी वही कह रहा हूँ. उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने words कुछ are very सुना नहीं, clear. आपने भी सुना नहीं. ऐसा My मान words के are आगे very चलिए. clear. The unintended consequences of the state policy on prohibition. So there is no allegation that I am making on the state. Right. And this has really and finally it is really the police is also tied up wholly in going to the cases in different lower courts of Bihar in the prohibition cases, so they are failing in discharge of their duty. And to end the matter, I must say that the most important law, no cognizance is taken in my state, where so many anti-national Biharis are moving around. So this sedition law is not being implemented in my state. So you want early disposal of the cases regarding prohibition. That's all, na? No, I want, besides that, I want that normal cases should not be delayed because of the prohibition cases. Prohibition. No, no, Sushil ji, this is not the way. Please, बैठ जाइए. If this is the way, if both start arguing, then I have to. मोदी जी, what he has said. I have to close the 0 hour, make it 0. And you are not going to become hero by interrupting with each other. Try to understand this, please. We have been conducting peacefully. We have. What I am requesting, Honorable Chairman, that this part of the law should not impact in the speedy disposal of justice for other cases, right. civil and criminal cases. Prohibition is a state policy and it's a national objective, but implementation part one has to take care. That is the suggestion. ठीक. Sri Subhash Chandra Singh, Wadia. चेयरमैन सर मोदी सर केतक घटना कहवाक चाहूँगी जे केवल गोटे जिलार कथा नुह राज्यर कथा कटक हूँ ओडिशार पुराना राजधानी आ सेठी समस्त जास्र वाणिज्यिक केन्द्र ओडिशार हाईकोर्ट सेठी अच्छी जुडिशियल एकेडमी अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अच्छी एवं स्वास्थ्य केन्द्र एम्स प्लस सेठी हवाक जाऊँगी वेस्टर्न ओडिशार जिते पाखापाखि पश्चिमबंग कहतु झारखंड कहतु बिहार कहतु छत्तीसगढ़ कहतु दिन को 20 ରୁ 30 हजार पेसेंट विभिन्न जगार आसती कटक एसबी मेडिकल कॉलेज को एवं सेठी जेते ट्रेन चली एजुकेशन हब भी सेठी अच्छी रेभेन्सा यूनिवर्सिटी अच्छी आ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अच्छी नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अच्छी थाई मध्य एवं कटकरू बहुत आपन देखबे सारा भारत वर्ष रे जेते प्लम्बर अछंती सबू कटक डिस्ट्रिक्ट अनडिवाइडेड कटक डिस्ट्रिक्ट कवरिंग 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ कहुच्छी केन्द्रापड़ा जाजपुर जगतसिंहपुर कटक सेठू सब जाती भारतर विभिन्न कोण अनुकोण को एपरिक दिल्ली में पार्लियामेंट ठू आरंभ कर जिते जगह देखिए प्लम्बर सब होती ओडिशार कटक जिलू आसती जिते ट्रेन जाऊँगी कटक दे किंतु मेजर ट्रेन कटक देकी जाऊ नहीं एपरिक ओडिशा सहित संजोग करुवा पश्चिम ओडिशा ए भुवनेश्वर जाऊँगी इंटरसिटी जाऊँगी राउरकेला कटक को टच करूना भुवनेश्वर जाऊँगी बलांगीर इंटरसिटी कटक को टच करूना भुवनेश्वर जो संबलपुर कटक को टच करूना एवं बड़ बड़ जिते एक्सप्रेस जाऊँगी गुजरात को 4टा मेजर ट्रेन जाऊँगी किंतु कटक दे जाऊनी प्लम्बर ठू आरंभ कर जिते अनरेज वर्कर अच्छा श्रमजीवी लोक अच्छा से भुवनेश्वर जाई राति अनिद्रा होती बहुत हैरान होती कटक गोटे नुआ रेल स्टेशन द्वितीय रेल स्टेशन सीडीए निकट में नराज में आरंभ होती तार विकास होना कौन से ट्रेन रोना कटक रेल स्टेशन को जातीय रेल स्टेशन मान्यता दिगला 10 वर्ष पूर्व गोटे इटा खंड जोखा जाऊना तेणु मुवेदन करी मानवर अध्यक्ष जरिया रेल भाई विभाग को कटक रेल स्टेशन नवीकरण हो द्वितीय रेल स्टेशन नराज में पुनर्निर्माण करी तार समस्त ट्रेन से जाऊ एवं जेते एक्सप्रेस ट्रेन अच्छी से कटक दे जाए आस करू कटक इज नॉट जस्ट ए डिस्ट्रिक्ट कटक इज हब ऑफ द ओडिशा जुडिशियल हेल्थ
एजुकेशनल सेंटर ऑफ द स्टेट कमर्शियल सेंटर माननीय मुख्यमंत्री नेताजी नारे एक बस इंटर स्टेट बस टर्मिनाल 100 कोटी टंका विनियोग आरंभ करछंती एई बजट रे एवं 1.5 वर्ष कंप्लीट हबो Right, Subhash Chandra Singh ji. उद्योग नवा दरकार सर He was suggesting that major trains should pass through Cuttack, and Cuttack railway station should be upgraded, make it important. That is the point he is making. During my childhood, all the trains used to go via Cuttack only. Now I think all trains going to Karakata used to go to via Karakata. Haridwar Dubey, Sri Haridwar Dubey ji. मान्यवर, मैं आज आगरा और आगरा जिले के आसपास के पर्यटन स्थलों के संबंध में विचार रखने जा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अतिथि देवो भव का संकल्प लिया था और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज आवश्यक है कि हमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और अधिक से अधिक उस पर पर्यटन पर घूमने के लिए यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराया जाए। माननीय 7 अजूबों में से एक ताजमहल तथा मुगल कालीन अनेक धरोहरों को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक प्रत्येक दिन आगरा आते हैं और उससे विदेशी मुद्रा मिलती है जो देश को मिलती है। और यही नहीं, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर मथुरा जिले में भगवान कृष्ण के अनेक जन्म स्थल से लेकर क्रीड़ा स्थल, जब तक वो संदीपनी आश्रम पढ़ने के लिए नहीं गए, को देखने के लिए भी लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वही मान्यवर, वहाँ से 50 किलोमीटर भरतपुर में घाना पक्षी विहार और आगरा के किठम पक्षी विहार को भी घूमने के लिए, पक्षियों का देखने के लिए प्रकृति से प्यार करने वाले पर्यटक आते हैं। मानवर, एक स्थान घाना और एक स्थान खानवा का मैदान है जो फतेहपुर सीकरी से और भरतपुर को जोड़कर राजस्थान से चलता है। ये एक पर्यटक स्थल बनाने की भी मांग मैं करता हूँ मानवर, क्योंकि यहाँ पर 1557 में राणा संगा और बाबर की लड़ाई हुई थी। वो मैदान आज भी उपेक्षित पड़ा हुआ है मानवर। इस कोरोना काल के कारण से लाखों की संख्या में इस पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग, कारीगर, होटल चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ये सब भूखमरी के कगार पर है मानवर। 1 साल से इनके पास कोई कार्य नहीं है और इनकी संरक्षण करने के लिए अधिकार, दायित्व सरकार पर आता है मानवर। आगे यदि कोरोना चलता रहा और यदि उनका एक साल और कहीं पर्यटन से जुड़े हुए इन सारे लोगों को कार्य करने का मौका नहीं मिलता है तो भूखमरी के कगार पर चले जाएंगे। मानव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके माध्यम से सरकार उनके संरक्षण की व्यवस्था करे। धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। आपने एक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का फिर से एक मौका दिया है सर। जब हमारा पहला फेज़ वैक्सीनेशन का शुरू हुआ था तो 60 साल के ऊपर जो भी सिटीजन्स थे उनके लिए ये एलिजिबल थे। जब दूसरा फेज़ शुरू हुआ, जो बहुत सराहनीय है कि 45 वर्ष के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको भी इस फेज़ में शामिल किया गया, पर जो कोमॉर्बिडिटी की गाइडलाइंस और कंडीशंस हैं उसमें कहीं भी एस्थमा और ओबेसिटी की बात नहीं की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण निकला है कोविड मोर्टेलिटी का। तो मैं आपके माध्यम से सर गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसको कोमॉर्बिडिटीज़ की गाइडलाइन में लेकर आएँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। सर, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपके संदर्भ में लाना चाहूँगी, संज्ञान में लाना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे साधु संत पीर प्रीस्ट हैं जिनके पास ना आधार कार्ड्स होते हैं, जो शहर से शहर चलते हैं, वो टेक्नोलॉजी savvy भी नहीं होते हैं, उनको भी प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन की। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट सर, आई एम अ बिग प्रोपोनेंट कि एक वैक्सीन फॉर ऑल होना चाहिए, जैसे इंडिया में हम सभी जल्द से जल्द सुरक्षित हों एंड वी कैन इमर्ज आउट ऑफ कोविड sooner rather than later. Thank you so much, sir. Thank you. Sri Dr. Fauzia Khan, special mention. Ma? Oh. Thank you, Chairman, sir. Marathwada is a backward area of Maharashtra state. To develop the area, it is important to double and electrify the Manmad to Nanded route. This route connects the states of Andhra Pradesh in North India and in South India. This route is busy with trade and other transportation. Sir, this route has high freight and interstate trains. Therefore, to save time and money, this route needs to be doubled and electrified.
Nanded, Parbhani, Jalna, Hingoli, Beed, Latur are the districts of Marathwada which are based on agro-industry. In order to develop them as an export hub for agriculture production, it is necessary to double and electrify this railway line. I therefore request the Minister to look into this matter, sir. Thank you, ma. Srimati Chaya Verma. थैंक यू सर। Oh, Sukram Yadav ji है ना, sorry. We'll come back to you. उनको बुलाएं फिर बाद। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में लघु वनोपज, वन औषधियाँ तथा अनेक प्रकार की उद्यानिकी फसलें पैदा होती है, लेकिन उनके उचित प्रसंस्करण एवं विक्रय की व्यवस्था न होने के कारण किसानों के उत्पादकों को सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए पूरी कोशिश में जुड़ी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार से प्रसंस्करण और विक्रय हेतु सहयोग के लिए लिखा है। ऐसे क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों एवं कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकार के आग्रह पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं किया है। इस विलंब के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में औषधियों और वनोपज की फसलों के प्रसंस्करण में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। सर, सदन के माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि सरकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए आग्रह के आलोक में वनांचल क्षेत्र में औषधियों एवं उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण के लिए आगे बढ़कर राज्य सरकार को आवश्यक मदद करे, जिससे किसानों उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद छाया जी। श्री समीर वरान, श्री सुखराम सिंह यादव। 1 मिनट समीर जी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे कहने का अवसर दिया। महोदय, सरकार कर्मचारियों को जब मृत सेवा काल के दौरान हो जाती है तो उस समय आश्रित परिवारों को बिना किसी देख रेख बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे हालात में परिवार निरंतर बढ़ती हुई जीवन यापन की लागत वहन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे। वस्तुतः सरकार कर्मचारी के आश्रितों परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रावधान मौजूद है, पर खेद की बात है कि मामूली आधार पर रोजगार देने के तकरीबन सभी विभाग इनकार कर देते हैं। अनुकंपा नियुक्तियों पर प्राप्त करने के लिए परिवार बहुत परेशानियों का सामना करता है। कभी कभी इस आधार पर भी रोजगार देने से इनकार कर दिया जाता है कि ऐसे नियुक्तियों से कोई निर्धारित कोटा समाप्त हो चुका है अथवा परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नियुक्त के लिए योग्य नहीं है। बहुत ही कम मामले में सरकार कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्तियां मिल पाती हैं। सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अनुकंपा नियुक्तियों सभी विभागों को विशेष अभियान चलाकर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को नियुक्त एक निश्चित समय अवधि के भीतर कर देनी चाहिए और अब जब तक अनुकंपा नियुक्तियां नहीं मिलती तब तक उस परिवार को एक निश्चित गुजारे लायक भत्ता मिले, जिससे आश्रित परिवार अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सुखराम जी। श्री समीर वरान। सभापति महोदय, बहुत बहुत आभार। महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी का ध्यान नौरतनगढ़ सिसई प्रखंड जिला गुमला जो मेरे गृह राज्य झारखंड में है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12.5 एकड़ के हैं, जो बहुत वर्ष पुराने समय से बना हुआ है। यहाँ पर खुदाई के दौरान जमीन के अंदर कई पुरातत्व प्रतिमाएं एवं वास्तु के अवशेष मिले हैं। इसके संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग बीते कई वर्षों से राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए प्रयत्नशील रहा था। निश्चित रूप से वर्तमान में राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने से इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल के संरक्षण और विकास के लिए एक नई उम्मीद जगी है। मैं इस सदन को इस स्थल के बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ सुप्रसिद्ध कपिलनाथ मंदिर है,
जो झारखंड राज्य के आम जनमानस के धर्म, आस्था और अद्भुत कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। वर्तमान में नौरतनगढ़ को संरक्षित और विकसित करने के लिए इसका डिटेल कंजर्वेशन प्लान अनुमोदन के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग में लंबित है। अतः सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र डिटेल कंजर्वेशन प्लान के अनुमोदन के लिए आदेश पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद समीर जी। श्री अयोध्या राम रेड्डी, एसोसिएट वारिस रिब्बे। As this August House is aware, the government has initiated the process of disinvestment to monetize the assets and values of various government-owned public sector companies. YSR Congress Party had specifically expressed its opposition to the disinvestment of Visakhapatnam Steel Plant, which employs large number of people and is the main source of employment for the people of Andhra Pradesh, and have an emotional attachment with the Visakhapatnam Steel Plant and are against any such initiative of the government. I also feel that there is a strong need to preserve our better performing public sector companies rather than disinvesting them, as they are considered national assets and will always be a wealth and security to the nation and people for the present generation and the generations to come. Disinvestment for the sake of generating funds to use it somewhere else is not a viable option, and it will do harm to the economy. I am not suggesting that the loss-making ones should be continued to be run with government support, but efforts should be made to run them using modern technologies, modern methods, and modernize them to meet the demands of the time. All such PSUs need a makeover and change to meet the requirements of the time. I call upon the government to stop disinvestment of Visakhapatnam Steel Plant. Thank you. Thank you, Dr. Ram Reddy. Associate वाले श्री बेजना, श्री बेजना, श्री नीरज दांगी, स्पेशल मेंशन। माननीय सभापति महोदय, आपके आभार के साथ आपके माध्यम से विशेष उल्लेख के जरिए मैं ये महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के समक्ष रख रहा हूं। मेरा विषय है ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना को नेशनल परियोजना घोषित करने बाबत। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ इसका क्षेत्रफल देश का लगभग 10% है, परंतु राज्य में भूजल की उपलब्धता मात्र 1.72% ही है। प्रदेश में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना तैयार कर वर्ष 2017 में केंद्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मानसून के दौरान नदियों के अधिशेष जल का संरक्षण कर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है। स्वीकृत परियोजना में यह परियोजना सबसे बड़ी होने के बावजूद भी राजस्थान की इस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये मामला उठाया था। मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक में प्रधानमंत्री जी को राजस्थान प्रवास के दौरान अजमेर की जनसभा में किया गया उनका वादा याद दिलाते हुए इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की गई थी। अतः आग्रह है कि प्रदेश में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित आवश्यक की जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्री जुगल सिन्हा माधुर जी लोखंड वाला है, 0 आवर वाला नोटिस है, उसको संक्षिप्त में आज है मेरा। हाँ, मैं enact a strict law to stop adulteration of milk। नहीं, मुझे कल का बताया गया था। मैं जो दूध के बारे में बता रहा हूँ, जो मिलावट हो रही है उसके बारे में मुझे कहना है कि आज की तारीख के अंदर जो जिस तरह दूध का जो होता है हमारे भारत के अंदर करीब 1700 करोड़ लीटर हमारे यहाँ पे होता है, पर उसके अंदर आज आप देख रहे हैं जिस तरह हम लोग पूरे भारत के अंदर करीब 64 करोड़ लीटर दूध का वर्ष का जो मिलावट से आता है,
तो हम लोग जो सुबह चयन करते पीते हैं, तो हमारे बच्चे जो है होते हैं या तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, वो हर रोज दूध पीते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलावटें रहती है। और मैं माननीय सभापति महोदय से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये जो लोग मिलावट कर रहे हैं, उनसे हमारे सबके और आने वाले वक्त में भी हमारे सब लोगों की जो रोग प्रतिकारक शक्तियाँ, या तो हम लोग उससे रोग से संक्रमित हो गए, और जिस तरह कैंसर वगैरह भयंकर बीमारियां जिस तरह हो रही है, वो बीमारियों से भी हमको छुटकारा मिलना चाहिए। क्योंकि ये दूध जो है वो हर रोज हम लोग पीते हैं, और वो दूध से काफ़ी सारे लोगों को कैंसर वगैरह और कई बीमारियां भी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये मिलावट वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जय हिंद। Associate honorable members, Sri Vivek Tankaji has raised a 0-hour issue, and the finance minister would like to respond to that. So I have permitted her. Thank you, sir. Clarification. Thank you very much, sir. वही कह रहा हूँ, उसी का clarification. And she is ready, we must accept it. No? Sir, He did not tell me, please. No. He was aware, but if I have not given the information, what can I do? Sir, Shri Vivek Tankaji raised an important issue yesterday, meaning I think it was day before yesterday, during 0 hour, regarding the children suffering from spinal muscular atrophy. Honorable member stated that there is only one medicine to treat this disease, which costs about 16 crore rupees. This medicine is imported. He also stated that there is a tax component on it at 7 crores of rupees. I would like to apprise the House that assessment made by Honorable MP regarding the tax component may not be right. All life-saving drugs imported from for personal use are exempt from basic customs duty, either unconditionally for specified medicines, or subject to a certificate to be issued by the DG Health Services or DG Health Services of the state government, or the district medical officer or the civil surgeon of the district for other life-saving medicines also. The relevant customs duty notification is, the details are given, it's number 50 of 2017 with the serial number 607. Therefore, import of stated medicine for personal use for treatment of spinal muscular atrophy is entitled to this concession. However, such life-saving medicines attract GST rate of 5%, which comes to about 80 lakhs in this case. GST rates are prescribed on the recommendation of the GST Council. The Council has vested in the Union Finance Minister a power to grant ad hoc exemption on case-to-case basis in the circumstances of exceptional nature. In exercise of this power, ad hoc exemptions from IGST has been allowed for such imports on a case-to-case basis where a request is received. These exemptions are subsequently placed before the GST Council. Thank you very much. Thank you. Honorable members, as I could go through the notices, members, because of liberal permission to raise issues and all, members seems to have run out of some of the issues, so they are trying to invent or search for some issues, but I can only caution them and tell them they have got every liberty. I am here to facilitate the bringing of important issues to the notice of the government through this House. But the point is that one, and you may also get a doubt that why certain members are getting again second time. Some got a permission yesterday, they got permission today also. The reason is, as I ran out of the issues which are eligible for admission, so I thought, and there is issue which is really worth raising, though it is second chance to the concerned member, I am giving to them without compromising on my basic rule. If there is more number of people, and then definitely it will go on priority
on the eligibility of the issue and the merit of the issue. If there are less members who have asked for this 0-hour submission or special mention, you might have seen we have combined 0-hour and also special mentions and giving permission even to place special mentions instead of placing it at the table of the House. I am allowing the members to raise it in the House so that it gets the attention of the government. So that is the practical problem. I only suggest to the members, please see to it that your issues, 0-hour issues, are issues of a larger public interest and then current in nature and also on a specific issue. The second one is that we have seen today also in one area, some members tend to drag governments and then make criticism and all. What I am saying is, you can definitely refer to an incident, but making allegation against state government which is not here to defend, against even central government because we have not given to particular minister or concerned to respond here, is not going to serve any problem. And the third issue I would like to tell the members is, some members are developing a habit of making running commentary while sitting. That also is not going to serve any problem. Any solution can be found only if you bring it through proper system to the notice of the chairman. And chairman, if he thinks it fit, it is appropriate to accept that permission will be given. Otherwise, 1 minute के लिए आप थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं, मगर उससे कुछ फायदा होगा नहीं, because media is not going to cover it, and also the records also will not include the same. So I only request the members to bear with the chair's advice and follow the rules and regulations and procedure so that we can have maximum opportunities. And one more issue just now came. If a member makes a submission, if the minister wants to respond and minister indicates to me, but then only I can permit. If the member wants clarification and the minister is not responding, because as per the rule, the clarification is not mandatory. The clarification, if the minister wants to clarify and if there is time, chair will be more than happy to allow the minister to give the clarification and make the member to get that clarification and all. So this has to be kept in mind, and because the other day Vivek Tanka has raised an issue, even I was surprised, 6 crore tax. It's a very serious issue. So the minister, yesterday, minister sent a letter to me saying that she would like to respond to this, and then I have gone through the reply of the minister. It was explanatory, which will be useful also. That's why I have allowed the minister to give the clarification. Otherwise, normally clarifications are given then and there. बैठ जाइए प्लीज. आपको कुछ विषय है तो वो चेयरमैन से मिलके हाउस में ये मेरे से ऐसा सीधा बात करने से कुछ फायदा नहीं है. रेवती रमन जी, आपको हमेशा रेगुलरली मौका मिल रहा है. आप एक्टिव मेंबर है, मैं जानता हूँ, और इस उम्र में भी आप कष्ट करके इश्यूज रेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. जैसा मैंने कहा, once I receive a notice, I should go through it and then find out whether the issue can be raised in that present form, in the present session. Then you will get an opportunity. Keep that in mind. You have met me, but you have been given an opportunity for raising issue yesterday, so that will come in due course of time. So you have to bear with me. And I have also seen a new tendency. What, Vinay? No, on this issue. But then I called you yesterday, but you are not there because you have been told that you are not going to be there in the 0 hour this thing. So, but later we discussed and then decided evening during the discussion on insurance, you will get an opportunity and you can make your point clear. That's why you were not called. Subsequently, A small issue in 1 minute. What? A small issue in 1 minute, if you allow me. Not. And then, when I found there was time yesterday, suddenly I called you
and you are not there. So no complaint at all, because it's not your fault, because your name is not listed. I have nowadays developed a new system. Wherever there is an opportunity and time available, then I go through the member's notice on 0 hour as well as special mention. And if the member is in the house, then I call them and give them an opportunity. So that has to be understood. Otherwise, the wrong message might have gone. I called when I was from. He gave a notice and he was not there in the house. That's not the correct position. The correct position is this. So that has to be understood. And then I think you have spoken yesterday. You have spoken also. When yesterday. ये हो गया, तो ये भी हो गया. हाँ, अखिलेश प्रसाद सिंह जी है. धन्यवाद महोदय. पिछले कुछ महीनों के दौरान घरेलू रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. उससे गरीब लोगों का जीना मुहाल हो गया है. पिछले नवंबर से लेकर अब तक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर 809 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है. यानी 3 महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 225 रुपये की बढ़ोतरी हुई है महोदय. इसके अलावा गैस सब्सिडी का जो पैसा लोगों के खाते में आता था वह भी 9-10 महीने से रुका हुआ है. ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है. महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के पास इतना साधन नहीं है कि वह एलपीजी के सिलेंडर को रिफ़िल करा सके. इसलिए शहरी झुग्गियों और गांवों में जो लोग एलपीजी का खाना बनाने लगे थे उनमें अधिकांश लोग ईंधन के पारंपरिक स्रोतों की ओर वापस लौट रहे हैं. और हम लोग भ्रमण के दौरान देखते हैं कि अब जलावन समय समाप्त हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 o'clock. फर्स्ट क्वेश्चन 250. फिर भी उन्होंने आपने रेज किया, पॉइंट गया. 256 अब्दुल वहाब. क्वेश्चन और